हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इंटीग्रेशन किस तरह से की जाती है, इंटीग्रेशन क्या होता है और इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया जा चुका है कि कैलकुलस हम डिस्कस कर रहे हैं और कैलकुलस में दो ऑपरेशन बेसिकली पढ़ने होते हैं। एक होती है डिफरेंशिएशन और दूसरी होती है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन बताया मैंने, इट इज डिफरेंस ऑफ डिविजन्स। हम इसमें डिफरेंशिएशन को लिखते हैं dy बाय dx y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डिफरेंस लेके इनको डिवाइड कर देना, रेशियो लेना, दिस इज डिफरेंशिएशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज इंटीग्रल प्लस मल्टीप्लीकेशन। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बिल्कुल डिफरेंशिएशन का उल्टा जाएगा। इधर डिवीजन है तो इधर मल्टीप्लिकेशन है, इधर डिफरेंस है, इधर इंटीग्रल है। इंटीग्रल यानी एडिशन, जोड़ दें। इंटीग्रल वर्ड का मतलब होता है जोड़ दें। तो यहां से हम इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हम लोगों ने पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा, आज हम उसी का रिवर्स प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहा जाता है। इसका सिंबल होता है, ये जो इंटीग्रल वर्ड मैंने यूज किया, इंटीग्रल को इस तरह से डिनोट किया जाता है। इंटीग्रल के लिए ये वाला सिंबल डाला जाएगा, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करनी है तो हमें इंटीग्रल यूज करना है और साथ में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हम ऐसा कब करते हैं, किस सिचुएशन के अंदर हमें इंटीग्रेशन करनी होती है। देखिए, अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है, जिसकी ब्रेड्थ y है, तो आप मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया बता दीजिए। तो आई थिंक एरिया का फॉर्मूला सबको आता होगा, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मतलब यहां से कितना आ गया, एरिया का फॉर्मूला मुझे मिला x इंटू वाई। सिंपल, अगर ये रेक्टेंगल है। बट अगर ये रेक्टेंगल ना होके अगर इस तरह की शेप हो इसकी, कुछ ऐसा, अब कितना है एरिया? अब मैं यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा सकती हूँ। क्यों नहीं लगा सकती हूँ? बिकॉज यहाँ पे ये जो y मैंने लिया था, x यहाँ ऑलमोस्ट सेम है, और ये जो y मैंने लिया ये तो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई करने की एक कंडीशन ये है कि x एंड y बोथ मस्ट बी कांस्टेंट। जितना आपने लिया नॉर्मल एक रेक्टेंगल है, जितना x है जितना y है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब चेंज नहीं होना चाहिए तो सिंपल फॉर्मूला, लेकिन अगर चेंज हो रहा है फिर हमें आना पड़ेगा इंटीग्रेशन के ऊपर। चलिए देखते हैं। अगर मान लो मुझे इस तरह से एक डायग्राम गिवन है और मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना। एरिया का यहाँ पे कोई सीधा सीधा फॉर्मूला मुझे मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी एरिया को कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर स्मॉल स्ट्रिप्स कंसीडर करेंगे। जैसे ये और पूरा x है, स्मॉल पोर्शन लिया dx। हम लोग dx हमेशा तब कंसीडर करते हैं जब हमें स्मॉल वैल्यू लेनी हो x की। तो dx इज स्मॉल वैल्यू ऑफ x है, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल नेग्लिजिबल सा छोटा सा लिया, तो y में यहाँ से यहाँ तक कुछ खास चेंज आने नहीं वाला है, तो इसको मैंने लिया y1। तो इसका मतलब यहाँ से पहला एरिया मुझे मिला y1 dx। पहला एरिया इस स्ट्रिप का मुझे मिल चुका है y1 dx। फिर ऐसे ही मैंने एक और बिल्कुल साथ इसके उतने ही dx की एक और स्ट्रिप तैयार की, जिसकी हाइट पहले से कुछ ना कुछ चेंज हुई, टेक इट एज y2। इसको मैंने y2 मान लिया। अब ये जो मैंने सेकेंड स्ट्रिप ली, अगर इसका मैं एरिया लिखूं तो ये हो जाएगा y2 dx। इसी वे में अगर हम चलते जाएंगे इस तरह से सेम dx की अगर हम बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाते जाएंगे लास्ट तक, तो लास्ट तक जाते जाते मुझे ये पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा।
मतलब यहाँ पे अगर मुझे टोटल एरिया कैलकुलेट करना है तो मुझे y1 dx पहली स्ट्रिप का एरिया, सेकंड स्ट्रिप का एरिया, थर्ड स्ट्रिप का एरिया एंड सो जितनी स्ट्रिप्स हमने बनाई सबका एरिया लेना होगा। तो इस तरह से अगर आपको ऐड करना हो, अब हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रल y dx। तो इसका मतलब ऐड करना है, प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, तब ऐड करना है जब फर्स्ट वाला कंटिन्यूसली अपनी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। और कब चेंज कर रहे हैं? जब हम x को बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब इस केस में x हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा कि डेरिवेटिव्स में भी हम लोगों ने लिया था। x हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। y x के ऊपर डिपेंड करता जा रहा है। ये तो हुई एक डायग्राम से एक समझाने का तरीका कि जब आपको तब एडिशन करनी हो कोई एक फॉर्मूला लेके जिसमें एक चीज कंटिन्यूसली वेरी करती जा रही है, तो उसको ऐड करने के लिए हम ये मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं जिसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? करना तो y dx ही है, लेकिन बार बार वैल्यूज चेंज होते जा रहे हैं, देन इंटीग्रल यूज करेंगे। इंटीग्रेशन करके इसको हम ऐड करेंगे, देन वी विल गेट टोटल एरिया ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल देखिएगा। वर्क का फॉर्मूला आता होगा सबको। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए देखते हैं, मेरे पास अगर एक स्प्रिंग है, ये मैंने एक स्प्रिंग लिया, फ्रीली मूवेबल है, तो यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग लिया, इसको हम इजीली मूव कर सकते हैं। इसको मैंने यहां से फोर्स लगा के दबाना स्टार्ट किया। मुझे पता है वर्क मुझे कैलकुलेट करना है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको समझते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे आएगी। तो जब मैंने यहाँ स्प्रिंग को प्रेस करना, डिस्प्लेस करना स्टार्ट किया, तो सपोज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करने के लिए मुझे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सपोज 10 न्यूटन की मुझे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर जहां पे रखा है 1 सेंटीमीटर प्रेस किया, मुझे 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी पड़ी। लेकिन अगर हम ये देखें प्रैक्टिकली, हम लोग ये चीज देखते हैं, अगर एक स्प्रिंग है मेरे पास, मैंने जैसे उसको प्रेस किया तो ये थोड़ा पीछे से हार्ड हो जाता है, थोड़ा कड़ा हो जाता है। तो इसको फर्दर अगर 1 सेंटीमीटर तक मैंने 10 न्यूटन के साथ प्रेस कर दिया, लेकिन अगर इसको मेरे को फर्दर प्रेस करना है तो मुझे फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा इसको और पीछे धकेलने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ तक आने के बाद अगर मुझे फर्दर 1 सेंटीमीटर इसको पीछे लेके जाना है, डिस्प्लेस करना है, तो मुझे फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से किया, पहला 1 सेंटीमीटर इजीली पीछे चला गया, यानी कम फोर्स लगानी पड़ी। फिर नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर मुझे ज्यादा एफर्ट करना पड़ा, और पीछे लेके जाना हो मुझे और ज्यादा प्रेशराइज करना पड़ेगा ताकि मैं उसको पुश कर सकूं, ताकि मैं उसको पीछे की तरफ कर सकूं। इसका मतलब यहां से लेके सपोज यहां तक जाने के लिए ये टोटल सपोज कर लेते हैं कि मैंने इसको 10 सेंटीमीटर मूव किया। स्टार्टिंग में फोर्स लगाई थी मैंने 10 न्यूटन, और यहां तक आते आते मैंने फोर्स लगाई 100 न्यूटन पीछे लेके जाने के लिए। अगर ऐसा है तो बताइए फिर इस सिचुएशन में मैंने वर्क कितना किया? कहेंगे वर्क का फॉर्मूला है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है 10 सेंटीमीटर, तो व्हाट अबाउट फोर्स? फोर्स कितनी है? यहाँ पे अगर कैलकुलेट करूं, 4 से 10, फिर 20, 30, 40, 50, लास्ट पे 100, फिर कितनी फोर्स के साथ सॉल्व कर रहे हैं? तो हम कहेंगे यहाँ डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। फोर्स चेंज होती जा रही है। कब चेंज हुई? जब हमने डिस्टेंस चेंज किया। पहले 1 सेंटीमीटर पे अलग फोर्स है, सेकेंड 1 सेंटीमीटर पे अलग फोर्स है, देन अलग फोर्स है। डिस्टेंस मैंने सेम रखा, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है। इसका मतलब फोर्स यहाँ पर क्या हो गया? फोर्स हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इस तरह से किया तो फिर मुझे वर्क किस तरह से कैलकुलेट करना होगा? इंटीग्रल करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन हम तब लगाते हैं जब इनमें से एक चीज जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंटिन्यूसली अपनी वैल्यू को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ, और हम इसको फिर से स्मॉल पोर्शंस में देखने वाले हैं। सीधा एक्स नहीं लेके उसके स्मॉल पोर्शन आपको dx लेने होंगे। इसका मतलब फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट, ये आप इस तरह से इस सिचुएशन में वर्क कैलकुलेट करें। अगर मैं सिंपल बोल दूं फोर्स है 2 न्यूटन, हमने किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया 10 सेंटीमीटर तक, तो क्या करेंगे आप सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर फोर्स चेंज हो रही है तो चेंज को सॉर्ट आउट करने के लिए यू हैव टू इंटीग्रेट एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दिस इज W इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एक्स। दिस इज द मेथड विद विच वी कैन कैलकुलेट इंटीग्रेशन। अच्छा, अब ये हुआ, इसको अगर मैथमेटिकली अगर इक्वेशन से देखना हो, मतलब अगर मैंने आपको बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब जैसे x की वैल्यू है ये तो मैं मेरी मर्जी है 0 1 2 3 कुछ भी कंसीडर कर सकती हूँ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 1 4 9। ये एक टेबल तैयार हुआ, इस टेबल के अकॉर्डिंगली फिर से x क्या है, इंडिपेंडेंट, x हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या हो गया, डिपेंडेंट। y इंडिपेंडेंट है, मुझे इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो इंटीग्रल y dx करना होगा। क्यों कर रहे हैं इंटीग्रल y dx, क्योंकि y अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है। मैं बार बार यही बोलना चाह रही हूँ, अभी मैंने बताया नहीं कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, अभी वो चीज नहीं बताएगी। अभी सिर्फ ये बताएंगे इंटीग्रेशन कब करते हैं। इंटीग्रेशन तब की जाती है जब इसका डिपेंडेंट वेरिएबल अपनी वैल्यू को कंटिन्यूअसली चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज को। हाँ, जैसे dy by dx डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं। सपोज करते हैं इसका रिजल्ट आ रहा है मेरे पास u, तो dy को लिखा जा सकता है u dx। अब देखिए d को दूसरी साइड लिखना है ना, मुझे सिर्फ यहां से y कैलकुलेट करना है। अच्छा, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ उसको सिर्फ दिमाग में रखना है। ये बनेगा 1/d u dx, और 1/d हम कभी नहीं लिखते, ये गलत है, 1/d नहीं लिखा जाता। आप लोग अभी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने वाले हो, जैसे हम लोग लिखते हैं sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 90 डिग्री किसके इक्वल हुआ, उसको 1/sin 1 नहीं लिखेंगे। आपके टीचर आपको सिखाएंगे 1/sin कभी नहीं होता, ये इसको क्या लिखना है, इसको लिखना है 90 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। इसका लिखने का पैटर्न ही है, ये साइन इनवर्स 1। बिल्कुल वैसे 1/d जब लग रहा है कि यहाँ पे 1/d आएगा, तो एक्चुअली दैट इज नॉट 1/d, उसकी जगह पे आपने साइन यूज करना है इंटीग्रल u dx। तो यहां से, क्योंकि मैंने अभी लिखा इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव का उल्टा जब आप करोगे काम, दैट इज इंटीग्रेशन, एंड दिस साइन इज कॉल्ड इंटीग्रल u dx। तो ये हुआ। तो चलिए इसका पहला फॉर्मूला देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला पावर का ही देखते हैं, इंटीग्रल x पावर n dx। देखो डेरिवेटिव में ये जो dx था ना वो डिनोमिनेटर में आता है, और इसको हम बोल रहे थे dy by dx को बोल रहे थे इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो नीचे है उसको देख के उस टर्म के ऊपर आपको फॉर्मूलाज लगाने हैं। तो फिलहाल मैं इंटीग्रेशन करवा रही हूँ, तो इंटीग्रेशन में क्योंकि प्रोडक्ट है, मैंने अभी बताया इंटीग्रेशन क्या है, एडिशन प्लस मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें दो चीजों की मल्टीप्लीकेशन होनी है। आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके साथ कोई ना कोई टर्म मल्टीप्लाई जरूर होगी। ऐसा हो सकता है इंटीग्रल dx आ जाए, क्योंकि हम वहां पे 1 कंसीडर कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन जरूर होगी और साथ में दो टर्म्स होंगी, सिंगल टर्म कभी भी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा है, अगर मेरे पास ऐसे करके कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, सपोज इंटीग्रल y dx, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब अब आप इस x को देख के चलोगे किस टर्म के ऊपर फॉर्मूलाज लगाने, x है, y है, t है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो पावर का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है, डेरिवेटिव में पावर का फॉर्मूला था पावर आगे पावर को 1 से कम करें, उसमें हम पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे और 1 से कम कर रहे थे। अब हमें इसका उल्टा चलना, उसमें 1 से कम कर रहे थे, इसमें 1 से पावर जो है वो बढ़ा दी जाती है, और उसमें पावर से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें नई वाली पावर से डिवाइड होना है। याद रखिएगा न्यू पावर से डिवाइड होना है, शुरुआत वाली पावर नहीं लेनी होती, पावर को 1 से बढ़ा के नई वाली पावर से डिवाइड करते हैं।
और एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको पता चलेगा ये जो इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन फर्दर दो टाइप्स की होती है। एक होती है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये आपको काफी डिटेल में आगे करवाया जाएगा, फिलहाल मैं इनडेफिनेट करवा रही हूँ, मैं डेफिनेट नहीं करवा रही हूँ। तो जब भी इस तरह से इंटीग्रेशन आए आपने साथ में प्लस एक कांस्टेंट जरूर लगाना है। हर एक फॉर्मूले के अंदर जो भी फॉर्मूला है प्लस सी जरूर लिखेगा। इसके बारे में आपको थोड़ा आगे चल के समझ में आएगा कि हम सी क्यों लिख रहे हैं। सी इज अ कांस्टेंट, जो ये शो करे कि इसके साथ अभी एक अननोन टर्म अभी और है जो हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल इसको होल्ड पे रखते हैं, ये हम सी बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या चीज है। तो फिलहाल मैंने आपको ये पावर का ये पहला फॉर्मूला बताया इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल एक्स पावर एन डीएक्स इज इक्वल टू पावर को 1 से बढ़ा के न्यू पावर के साथ डिवाइड कर दीजिए। तो इसको यूज करते हैं, देखते हैं। अगर मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो फिर से इंटीग्रल, पहले इसको चेक करो, डीएक्स है, इसका मतलब मुझे फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है एक्स के ऊपर, सिर्फ एक्स के ऊपर और किसी टर्म पे नहीं लगाना। तो एक्स स्क्वायर ये पढ़ा, करना क्या है, पावर को 1 से बढ़ा के नई वाली पावर के साथ डिवाइड कर दीजिए प्लस सी। तो इस रिजल्ट इज एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। एक चीज याद रखिएगा, जब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद ये इंटीग्रेशन का साइन यूज नहीं किया जाता। इंटीग्रेशन का साइन सिर्फ तब तक यूज करते हैं जब तक हमने फॉर्मूला अभी अप्लाई नहीं किया। जैसे उसका फॉर्मूला आ गया, रिमूव दिस साइन। और देखिए, अगर मेरे पास आ रहा है इंटीग्रल एक्स पावर 10 dx, फिर पावर है, पावर को 1 से इंक्रीज करके न्यू पावर के साथ डिवाइड प्लस अ कांस्टेंट, सो इट्स रिजल्ट इज एक्स पावर 11 बाय 11 प्लस सी, ये इसका रिजल्ट हुआ। और देखते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रल एक्स डीएक्स, फिर x पे फॉर्मूला लगाना है x की पावर 1, तो पावर को 1 से बढ़ा के नई वाली पावर के साथ डिवाइड, इट्स रिजल्ट इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। और देखते हैं, अगर आ जाए इंटीग्रल dx, फिर कई बार तो दिमाग में आता है कि अभी भी तो टीचर बोल रहा है कि प्रोडक्ट होनी चाहिए दो चीजों की, मैंने अभी बोला मल्टीप्लीकेशन हो देन यू कैन इंटीग्रेट। अब यहाँ तो सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म कहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम यहाँ अपने माइंड में रखेंगे, इमेजिन करेंगे कि इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है। मैंने लिखा नहीं था, स्टेटमेंट में नहीं है, लेकिन हम वहां पे खुद इमेजिन करके चलेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन बिना प्रोडक्ट के पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये है तो x1 को कभी भी x पावर 0 लिखा जा सकता है, बिकॉज x पावर 0 इज 1, किसी टर्म की पावर 0 1 होती है। अब पावर का फॉर्मूला, पावर को 1 से बढ़ा के नई वाली पावर के साथ डिवाइड, सो इट्स रिजल्ट इज x पावर 1 बाय 1 प्लस सी, x प्लस सी। सिर्फ इसको याद रखने का एक तरीका और देखिए, इंटीग्रल dx है, अभी भी मैंने लिखा इंटीग्रेशन क्या है, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव का उल्टा लेना है। सो जो ये डेरिवेटिव का उल्टा, दिस इज एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। इंटीग्रेशन का एक नाम और है एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। तो अगर एंटी डेरिवेटिव d के साथ आ रहा है, बीच में और कुछ नहीं है, तो दे विल कैंसिल ईच अदर, रिजल्ट इज x प्लस, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये जो है एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इस तरह से इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को यूज किया जाता है। हमेशा पीछे ये देखना है कि टर्म कौन सी है। अब ऐसा करती हूँ, मैं ये टर्म को थोड़ा चेंज करती हूँ। अगर मान लो कुछ इस तरह से आए, मेरे पास क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रल 2x स्क्वायर dx, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट, हमें इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, सिर्फ x को इंटीग्रेशन के अंदर रखना है, बाकी सब टर्म्स को उठा के बाहर कर दो। फिलहाल 2 है, 2 को बाहर, x स्क्वायर dx, x स्क्वायर का फॉर्मूला, पावर को 1 से बढ़ा के नई वाली पावर से डिवाइड कर दीजिए, ये बना प्लस सी, सो इट्स रिजल्ट इज 2x क्यूब बाय 3 प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। और देखते हैं, सपोज मेरे पास आ रहा है इंटीग्रल a b d, ऐसे कोई टर्म ले a b d, तो मैंने चेक किया d के साथ है b, तो मुझे सिर्फ b को इंटीग्रेट करना है, a को इंटीग्रेट नहीं करना है।
अगर मुझे ए को इंटीग्रेट नहीं करना है तो टेक इट आउट, इंटीग्रल वी डी वी। फिर से v की पावर कितनी हो गई 1, पावर को 1 से बढ़ा के नई वाली पावर से डिवाइड प्लस सी, सो इस रिजल्ट इज ए वी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। सी मैंने अभी बताया नहीं कि क्यों आ रहा है, तो एक कांस्टेंट है। फिलहाल एक बार इसको लगाते जाइए, जैसे मैं आपको सेकंड इंटीग्रेशन करवाऊंगी तब ये समझ में आएगा कि क्या है। और देखिए अगर इंटीग्रेशन के अंदर मेरे को दे रखा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ये मेरे को एक टर्म दी हुई है और मुझे कहा गया कैलकुलेट इंटीग्रल y dx, ठीक है। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, मैंने चेक किया x के विद रिस्पेक्ट टू करना है और y क्या है, y x के साथ साथ अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। अगर x के साथ साथ y अपनी वैल्यू को चेंज करेगा इसका मतलब y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया इंटीग्रल y dx का, इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 dx। जैसे डेरिवेटिव में था ना कि हम एक बार में d बाई dx के साथ एक ही टर्म को रख के सॉर्ट आउट करते हैं, इंटीग्रेशन में भी बिल्कुल वैसे। इंटीग्रेशन में जितनी मर्जी बड़ी बड़ी इक्वेशंस, टर्म्स, फंक्शंस हमें लिखे हुए मिल जाए, आपने क्या करना है एक टाइम पे सिंगल टर्म को लेके ही उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाने से पहले मैंने इसको लिखा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर और dx को साथ। जब भी इंटीग्रेशन लिखेंगे इंटीग्रल का साइन आएगा, साथ में एक डी वाली टर्म जरूर आएगी जो ये बताएगी कि फॉर्मूला किस वेरिएबल पे आपको अप्लाई करना है। इंटीग्रल 2x dx माइनस इंटीग्रल 7 dx, इसका स्क्वायर है तो पावर को 1 से बढ़ा के न्यू पावर के साथ डिवाइड। अब जब तीन टर्म्स है ना तो आपको तीन अलग अलग कॉन्स्टेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, सबसे एंड पे हम एक ही कांस्टेंट इकट्ठा यूज करेंगे। यहां से 2 बाहर, x की पावर 1, पावर को 1 से बढ़ा के नई वाली पावर से डिवाइड, माइनस 7 इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx कितना हो जाएगा x प्लस c। एक ही कांस्टेंट यूज करो, बार बार कांस्टेंट नहीं लगाने के मैंने 3 बार इंटीग्रेट किया तो 3 कांस्टेंट्स, ऐसा नहीं है, उन तीनों का इकट्ठा एक ही हम कांस्टेंट को यूज करेंगे। तो इसका रिजल्ट आया x क्यूब बाय 3 प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 7x प्लस c। तो ये वाला इस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये फॉर्मूला है, अगर मैं इंटीग्रल dx लिख लूं तो साथ ही साथ इंटीग्रल और d बैलेंस ईच अदर, इसका रिजल्ट आ रहा है x प्लस c। अगर इसके साथ कोई k एनी नंबर, k इज एनी नंबर, अगर हम किसी नंबर को, नंबर मतलब ये कांस्टेंट ले रही हूं मैं, अगर कोई नंबर ले रहे हैं तो हम k बाहर ले रहे हैं, इंटीग्रल dx और इसका रिजल्ट आ रहा है kx प्लस c। तो ये हुए अभी तक के फॉर्मूलाज रिलेटेड टू पावर जो मैंने अभी यूज किए। और देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको बताएंगे d बाई dx ऑफ साइन x इज cos x, ठीक है। तो चलिए यहां से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाते हैं। करना क्या है, डेरिवेटिव का रिवर्स सोचना। तो ये फॉर्मूला था डेरिवेटिव का, मैंने क्या किया d साइन x इज इक्वल टू cos x dx, ठीक हुआ। dx को दूसरी साइड पे ले लें। अब d को हटाना है, d को हटाना है तो इस साइड पे क्या जाएगा 1 बाय d, लेकिन मैंने अभी बताया 1 बाय d गलत है, ये नहीं लिखते। तो 1 बाय d की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रल का साइन cos x dx। तो लो अपने पास एक फॉर्मूला और बन गया, cos x की इंटीग्रेशन किसके बराबर हुई, sin x। यहीं पे हम इस फॉर्मूलाज को इकट्ठे करते हैं। पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया इंटीग्रल x पावर n dx इज इक्वल टू xn प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। सेकेंड फॉर्मूला आया इंटीग्रल dx का x प्लस c। थर्ड आया इंटीग्रल k dx where k is any number kx प्लस c। फोर्थ फॉर्मूला आया मेरे पास cos x की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज sin x प्लस c। तो लगाना ही है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरा डेरिवेटिव का फॉर्मूला सोचते, d बाई dx ऑफ cos x किसके इक्वल था, माइनस साइन x, है ना। अब यहां से इसकी इंटीग्रेशन बनाते d cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x dx, ठीक। d को हटा के दूसरी साइड पे लेके जाना है तो इंटीग्रेशन का साइन आएगा cos x माइनस इंटीग्रल साइन x dx। और मैं ये नेगेटिव इधर ना लिख के
इधर भी लिख सकती हूँ। इसका मतलब फिफ्थ फॉर्मूला मुझे मिल रहा है इंटीग्रल साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और साइन की इंटीग्रेशन क्या हो गई, माइनस कॉस हो गई। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, कॉस की इंटीग्रेशन क्या हुई, साइन एक्स होगी। तो इस तरह से अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज आते हैं, आप वहां से बड़े इजीली इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को बना सकते हैं। और देखिए जैसे अगर मैं आपको बोलूं इंटीग्रल 1/x dx, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा क्या करेगा, x पावर माइनस 1 dx, फिर पावर को 1 से बढ़ा के नई पावर से डिवाइड। ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर बन गया 0। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x पावर माइनस 1 का ये सॉल्व करने का मेथड नहीं है, ये गलत है। सिर्फ ये एक एक्सेप्शनल केस है, x पावर माइनस 1 यहाँ सॉल्व नहीं होगा। इसके अलावा आप x पावर माइनस 2 dx कर लो, कोई सा भी यहाँ सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा। माइनस 1 यहाँ सॉल्व नहीं होगा। फिर इसको कैसे सॉल्व करें, डेरिवेटिव में देखते हैं ये कब आया। d/dx ऑफ log x जो था वो था 1/x के इक्वल था ना, ये हमने किया हुआ। तो d ऑफ log x ये बना 1/x dx, d हटा के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो log x इज इंटीग्रल 1/x dx। तो 1/x जो है ना, x पावर माइनस 1, ये फॉर्मूला सीधा सीधा सॉल्व नहीं होगा, पावर का फॉर्मूला इस पे नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट लॉग के बराबर आएगा। मैंने अभी बताया अगर हम पावर का फॉर्मूला लगाते ये इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड रिजल्ट देना शुरू हो जाता है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। d/dx ऑफ एक्सपोनेंशियल भी देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल था ex के बराबर, तो d ऑफ ex, ये dx को दूसरी साइड ले गए, इस d को हटाए तो दूसरी साइड इंटीग्रेशन आ गया। तो जैसे डेरिवेटिव ex का ex था वैसे इंटीग्रेशन भी ex का ex, इसका मतलब और साथ में प्लस सी तो इसमें लगता ही लगता है बाय कन्वेंशन। तो ये फॉर्मूला बना e पावर x प्लस सी, ठीक है। तो ये कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हो गए। हाँ जी बेटा, इसी तरीके से ये कुछ फॉर्मूलाज हुए। हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं v इज इक्वल टू dx/dt और साथ ही a इज इक्वल टू dv/dt। इसमें आपको बताया गया था कि अगर पोजीशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है तो उसका डेरिवेटिव करके वेलोसिटी पता है तो उसका डेरिवेटिव करके एक्सेलरेशन निकाली जा सकती है। तो यहीं से अब क्वेश्चन थोड़े चेंज हो जाएंगे। ये दोनों साइड इंटीग्रेट किया, इंटीग्रल v dt। अब आपको ये याद रखना है, अगर पिछले बार था डिस्प्लेसमेंट पता है तो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, अब होगा वेलोसिटी पता है तो आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही a dt इज इक्वल टू dv। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, अगर एक्सेलरेशन पता है तो उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन करके हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। चलिए बेटा, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है इफ एक्सेलरेशन इज दिस कैलकुलेट t व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो इसको समझना होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट का मतलब रुका होना, स्पीड नहीं, रुकी हुई चीज है, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी होगी, 0। एक्सेलरेशन गिवन है, मैंने यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया इंटीग्रल a dt इंटीग्रल 2t - 4 dt। इंटीग्रेशन एक टाइम पे एक ही टर्म का लेना है, इंटीग्रल 2t dt माइनस इंटीग्रल 4 dt। 2 बाहर, t का इंटीग्रेशन पावर 1 है तो पावर को 1 से बढ़ा के नई वाली पावर से डिवाइड, माइनस 4 बाहर, इंटीग्रल dt का सिर्फ t। तो ये मेरे पास वेलोसिटी का रिजल्ट आया और इसको मैंने सॉल्व करना है v 0 पे। इफ v इज इक्वल टू 0 t स्क्वायर माइनस 4t इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इसका मतलब जब टाइम 4 सेकेंड होगा तब ऑब्जेक्ट आने बेटा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। वेलोसिटी गिवन है, कैलकुलेट v इफ एक्सेलरेशन इज 0। मतलब इस क्वेश्चन में हमें a 0 गिवन, पिछली बार v 0 था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt और यहां से हमने बनाया वेलोसिटी का फॉर्मूला इंटीग्रल a dt, है ना, ऐसे ही किया। तो जब मुझे v 0 करके a को यूज करना है तो मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया। अब मुझे a 0 करना है, वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन डिस्कस करनी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला पिक करेंगे, एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला a इज इक्वल टू dv/dt। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू फ्री करेंगे, 3t²
माइनस 12t प्लस 13। और डेरिवेटिव में पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर आगे पावर को 1 से कम कर दीजिए। एक एक टर्म का फिर से करेंगे, 3 टी स्क्वायर का पावर आगे पावर को 1 से कम किया, माइनस 12 t का t के साथ डेरिवेटिव 1 और 13 नंबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसका रिजल्ट आया 6t माइनस 12। तो ये मुझे एक्सेलरेशन मिला। अब हमें कहा गया था आपका एक्सेलरेशन को 0 करिएगा, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ 6t माइनस 12 0 और यहाँ से टाइम मुझे मिल रहा है 2 सेकेंड, इसका मतलब 2 सेकेंड टाइम के ऊपर एक्सेलरेशन 0। और मुझे पूछा क्या गया वेलोसिटी, मतलब इस 2 की वैल्यू, इस टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड मुझे v में डाल के उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी मिला 3, t का स्क्वायर है, t की जगह मैंने वैल्यू फिल कर दी, 12 इंटू 2 प्लस 13, ये हो गया 12 माइनस 24 प्लस 13, 25 माइनस 24, 1 मीटर पर सेकेंड इसका रिजल्ट हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा क्या गिवन है क्या निकाले। अब हमारे पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ही दो फॉर्मूलाज है। अगर वेलोसिटी पता है एक्सेलरेशन निकालनी है तो डेरिवेटिव करिएगा, एक्सेलरेशन पता है वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेट करिएगा। बिल्कुल ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के फॉर्मूलाज को भी डील करना होगा। तो ये बेटा आज इंटीग्रेशन था। मैंने बताया इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। अगर डिफरेंशिएशन आते हैं तो उसका उल्टा करके हमें इंटीग्रेशन मिलेगी। और इसके मैंने कई सारे फॉर्मूलाज बनाए, आज क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी डेफिनाइट इंटीग्रेशन समझाई जाएगी, वो किस तरह से करना है।